चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? तो एक बार जल्दी से बताएंगे, ऑडिबल, विजिबल, सब कुछ परफेक्ट है? आवाज आ रही सभी को? चलिए तो शुरू किया जाए। चलिए, थैंक यू सो मच। ऑडिबल है? साउंड डबल आ रहा है? एक बार बाकी सभी बताएंगे, साउंड डबल आ रहा है क्या? साउंड डबल आ रहा है क्या? रीजनिंग की क्लास में रीजनिंग की क्लास अपलोड हो तो रही है। मैं चेक करता हूँ कौन कौन से बैचेस में हो रही है। नहीं आ रहा है ना? ठीक है, चलिए एक बार चेक करता हूँ कौन कौन से बैचेस में अपलोड हो रही है। बाकी क्लास से अपलोड हो रही है, अभी सेकंड लेक्चर अभी अपलोड हो जाएगा आपका। चलिए, तो अगर हम बात करें सेकंड या थर्ड लेक्चर जो भी आज था, वो आपसे बोल दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर क्या बोलेगा आपके पास में। एचवीडीसी के बारे में बात करते हैं सबसे पहले हम। एचवीडीसी एंड ईएचवी ट्रांसमिशन सिस्टम। ईएचवी ट्रांसमिशन सिस्टम। चलिए, अगर एचवीडीसी और ईएचवी ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनके कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? एडवांटेज के बारे में। आपको सभी को पता है कि एचवीडीसी जो होती है ना, वो ज्यादा एडवांटेजेस होती हैं एज कंपेयर टू हमारे पास में किसके कंपैरिजन में, ध्यान रखना। साउंड डबल आ रहा है? एक बार फिर से लॉगिन करो जिसको साउंड डबल आ रहा है वो। रीज्वाइन कर लो, है ना, एक बार फिर से। चलिए, तो एचवीडीसी में अगर हम बात करें, एचवीडीसी लॉन्ग डिस्टेंस पर, ध्यान रखना, अगर अपने को 400 500 किलोमीटर डिस्टेंस पर अगर हमें पावर ट्रांसमिट करना है तो हमारे पास में जो है एचवीडीसी ज्यादा एडवांटेजेस होता है एज कंपेयर टू ईएचवी ट्रांसमिशन सिस्टम। तो यहां लिख देना, एचवीडीसी is more advantageous than EHVSC for long distance power transmission, for long distance कितनी, ध्यान रखना, 400 किलोमीटर और मोर, 400 किलोमीटर और मोर, 400 किलोमीटर या ज्यादा डिस्टेंस पर अगर हमें पावर ट्रांसमिट करना हो ना, तो ध्यान रखिएगा हमारे पास में एचवीडीसी जो है वो ज्यादा एडवांटेजेस होगा। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो हमें पूछ लेगा, बताओ एडवांटेज क्या है, क्या क्या एडवांटेज है एचवीडीसी के। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे, सबसे पहला एडवांटेज आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पर कोई स्किन इफेक्ट होगा एचवीडीसी के अंदर? जल्दी से बताओ। थैंक यू सो मच डियर ओम प्रकाश। नहीं, डीसी में कोई स्किन इफेक्ट नहीं होता ना, तो सबसे पहला एडवांटेज होगा नो स्किन इफेक्ट। अगर कोई स्किन इफेक्ट नहीं होगा, आपको सभी को पता है स्किन इफेक्ट की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो इसका मतलब लॉसेस हमारे पास में क्या होंगे? तो आपके पास में ट्रांसमिशन लॉस जो है वो क्या होंगे? कम होंगे। तो यहां लिख देना लेस ट्रांसमिशन लॉसेस, लेस ट्रांसमिशन लॉसेस, लेस ट्रांसमिशन लॉस हमारे पास में होंगे। ट्रांसमिशन लॉस हमारे पास में क्या होगा? बहुत कम होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले एडवांटेज पर, नेक्स्ट थर्ड एडवांटेज, यहां पर क्या होगा? ध्यान रखना, कोई भी रेडियो इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी। नो रेडियो इंटरफेरेंस प्रॉब्लम, करेक्ट। नो चार्जिंग करंट, ये भी सही बात है। चलिए पहले लिख देते हैं नो चार्जिंग करंट, नो चार्जिंग करंट। नो रेडियो इंटरफेरेंस प्रॉब्लम, नो रेडियो इंटरफेरेंस प्रॉब्लम, नो रेडियो इंटरफेरेंस प्रॉब्लम। चलिए, कोई रेडियो इंटरफेरेंस प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे पास। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट और बताइए एडवांटेज क्या होता है?
और बताओ जल्दी से क्या एडवांटेज होता है। हेलो। चलिए, कोई यहां पर हमारे पास में फिफ्थ क्या होगा, रेडियो इंटरफेरेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे पास में। नो हमारे पास में क्या होगा, नो फेरेंटी इफेक्ट, नो फेरेंटी इफेक्ट, कोई भी फेरेंटी इफेक्ट की प्रॉब्लम भी हमारे पास में नहीं होगी। ध्यान रखना क्या होगा हमारे पास में, यहां पर कोई भी हमारे पास में फेरेंटी इफेक्ट की प्रॉब्लम। अभी जो स्टार्ट किया डियर, ये 4 पॉइंट लिखे हैं, पहला पेज है। एचवीडीसी ज्यादा एडवांटेजेस होती हैं, कोई स्किन इफेक्ट नहीं होता है, लेस लॉसेज होते हैं, चार्जिंग करंट नहीं होता है, रेडियो इंटरफेरेंस नहीं होता है, और ये पांचवा पॉइंट ही लिखा है हमने, नो फेरेंटी इफेक्ट, है ना। कोई फेरेंटी इफेक्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, नो फेरेंटी इफेक्ट प्रॉब्लम, नो फेरेंटी इफेक्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सिक्स एडवांटेज, फिफ्थ के बाद में क्या आएगा, सिक्स एडवांटेज, कोरोना लॉस। जल्दी से बताओ क्या होता है, कोरोना लॉस क्या होता है हमारे पास में। स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% है, करेक्ट। स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% होती है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100%। नेक्स्ट क्या होगा, सेवंथ हमारे पास में, कोरोना लॉस हमारे पास में क्या होते हैं, लो होते हैं या जीरो होते हैं, तो लो हमारे पास में जो है। अभिषेक, फेरेंटी इफेक्ट में कितना एक्स्ट्रा वोल्टेज जाता है, एक बार बता दीजिए फिर से। वही बात, ये क्वेश्चन आपने पहले भी पूछा था, यहाँ कोई परसेंटेज वाइज नहीं होता है। मैंने आपको लिखाया भी, फॉर्मूला लिखाया था, 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर L स्क्वायर इंटू VS डिवाइड बाय V स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में, ये एक्स्ट्रा वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, जिसको अपन ऐसे लिखते हैं, ओमेगा C, ओमेगा, और हमारे पास में क्या आ जाएगा, ओमेगा रूट LC, और इनटू क्या होगा, V फेज, ऐसे कुछ फॉर्मूला आएगा, मैं आपको डेराइव करवाया था। ये फॉर्मूला एक्स्ट्रा होता है, कोई डेटा फिक्स डेटा नहीं होता कि इतना परसेंटेज एक्स्ट्रा जाएगा हमारे पास में। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पर, स्ट्रिंग एफिशिएंसी हमारे पास में 100% होगी, लेस कोरोना लॉस होंगे, लेस कोरोना लॉस होंगे, लेस कोरोना लॉस हमारे पास में होंगे। एट हमारे पास में क्या होगा, और एडवांटेज बताएंगे, और बताएंगे एडवांटेज क्या होता है, जल्दी से बताओ, और एडवांटेज बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर एचवीडीसी में क्या होता है कि हमारे पास में जो पोटेंशियल स्ट्रेस लगता है ना, वोल्टेज का जो स्ट्रेस लगता है, वो 1/√2 टाइम्स ही लगता है, किसके कंपैरिजन में, ध्यान रखना। अभिषेक बोल रहे नहीं करवाया। बेटा डिटेल लेक्चर में आप देखो यार, मैं आपको बताता हूँ, डिटेल लेक्चर में मैंने आपको ये डेरिवेशन कराया था। ये हमारे पास में क्या होता है, ये लाइन इंडक्टेंस होता है हमारे पास में, और ये कैपेसिटेंस होता है। इसको लिखाया था ओमेगा इंटू एल, लिखाया था इसको 1/j ओमेगा इंटू C लिखाया था, ये j ओमेगा एल। फिर यहाँ पर हम वोल्टेज निकालते हैं VR के कंपैरिजन में, और यहाँ से मैंने VR आपको निकलवाया था, VR = 1/j ओमेगा एल, और यहाँ से आएगा j ओमेगा L + 1/j ओमेगा C। फिर यहाँ पर, यहाँ से VS आता है, फिर यहाँ से VR क्या लिखोगे, तो 1 + 1 माइनस, कैंसिल करोगे तो 1 - ओमेगा स्क्वायर LC इंटू VS हमारे पास में होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे इसको, 1 - ओमेगा स्क्वायर LC का इनवर्स करोगे और लीनियर एक्सपांशन करोगे, तब हमारे पास में 1 + ओमेगा स्क्वायर LC इंटू VS। अगर आप देखोगे तो यहाँ से VR क्या होगा, तो VS + ओमेगा स्क्वायर LC इंटू VS लिखाया था। तो ये एक्स्ट्रा वोल्टेज मैंने आपको लिखाया था, क्या डेरिवेशन नहीं कराया मैंने आपको डिटेल लेक्चर के अंदर, फाउंडेशन कोर्स में। जल्दी से बाकी सभी बताओ, क्या डेरिवेशन नहीं कराया मैंने आपको क्लास के अंदर, डिटेल लेक्चर के अंदर, करवाया ना। तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि नहीं करवाया, ये सब करवा रखे है ना मैंने आपको, ये सारे करवा रखे, ये डेरिवेशन भी मैंने आपको करवाया हुआ है वहां पर। तो यही तो एक्स्ट्रा वोल्टेज है, कितना परसेंटेज वोल्टेज एक्स्ट्रा आता है, कितना परसेंटेज की नहीं बात करते हम यहाँ पर, फॉर्मूले की बात करते हैं, इतना वोल्टेज हमारे पास में एक्स्ट्रा आएगा।
तो फिर आप कौन सी चीज पूछ रहे हो आप यहाँ पर? चलिए बढ़ते हैं अपन आगे नेक्स्ट। लेस कोरोना लॉस हमारे पास में होगा। हाँ, हम बात कर रहे थे किसके बारे में? वोल्टेज के स्ट्रेस के बारे में ना। तो वोल्टेज का जो स्ट्रेस होता है ना, यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक पर जो स्ट्रेस लगता है वो ओनली 1/√2 टाइम्स ही लगता है, किसके कंपैरिजन में? एसी के कंपैरिजन में ना। तो यहाँ पर क्या होगा? वोल्टेज या पोटेंशियल स्ट्रेस आप लिख दीजिए। वोल्टेज और पोटेंशियल स्ट्रेस, पोटेंशियल स्ट्रेस applied is 1/√2 times, 1/√2 times in comparison with, in comparison with EHVAC। तो EHVAC के कंपैरिजन में ध्यान रखना, तो यहाँ पर जो है वोल्टेज का स्ट्रेस है वो हमारे पास में थोड़ा सा कम लगता है। अगर पोटेंशियल स्ट्रेस कम लगने से क्या होगा, जल्दी से बताओ, क्या बोल रहे हो? सर मैं कहाँ बोला? तो आप पूछ क्या रहे हो? मैंने आपको बोला ना अपन ने पहले करवा रखा है। आपने मुझे पहले भी पूछा था शायद, आई थिंक, कि सर कितना वोल्टेज एक्स्ट्रा होता है, तब मैंने वही फॉर्मूला आपको पहले ही बताया था। चलिए इससे क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट हमारे पास में क्या होगी, जल्दी से बताओ, लेस होगी या मोर होगी? अगर आपके पास में स्ट्रेस कम लग रहा है यहाँ पर तो सेम ऑपरेटिंग वोल्टेज पर लेस इंसुलेशन रिक्वायर्ड होगा या मोर इंसुलेशन रिक्वायर्ड होगा? एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा कि इंसुलेशन के बारे में, तो क्या आंसर होगा? तो हमारे पास में लेस इंसुलेशन रिक्वायर्ड होगा। तो आगे लिख देना, सो इट्स सेम ऑपरेटिंग वोल्टेज, सेम ऑपरेटिंग वोल्टेज, same operating voltage, less insulation is required, less insulation is required, less insulation is required। हमारे पास में इंसुलेशन की जो रिक्वायरमेंट होगी ना, वो हमारे पास में क्या रहेगी? कम इंसुलेशन रिक्वायर्ड होगा। क्या होगा हमारे पास में? बहुत ही कम इंसुलेशन रिक्वायर्ड होगा। तो हमारे पास में पैसा बचेगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें अगले पॉइंट पर, नेक्स्ट नाइन्थ एडवांटेज, लेस कॉपर इज रिक्वायर्ड, लेस कॉपर इज रिक्वायर्ड, लेस कॉपर इज रिक्वायर्ड। लेस कॉपर क्यों रिक्वायर्ड होता है बताओ? डीसी में दो ही कंडक्टर रिक्वायर्ड होते हैं, एसी में 3 कंडक्टर रिक्वायर्ड होते हैं। अगर डीसी में 2 ही कंडक्टर रिक्वायर्ड होते हैं तो इंसुलेशन भी हमारे, सॉरी, कॉपर भी हमारे पास 2 ही कंडक्टर का यूज करेंगे हमारे पास में। तो यहाँ पर क्या होगा? लेस कॉपर इज रिक्वायर्ड यहाँ पर हमारे पास में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिख देना, नाइन्थ क्या होगा हमारे पास में? तो यहाँ पर आगे लिख देना, लेस कॉपर इज रिक्वायर्ड बिकॉज ओनली, ओनली टू कंडक्टर इज यूज्ड, only two conductor is used in DC, in HVDC। 2 ही कंडक्टर अपन यूज करते हैं। एसी में हमारे पास में 3 कंडक्टर की रिक्वायरमेंट हमारे पास में होती है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें यहाँ पर 10th क्लास के अंदर, आप मुझे बताएंगे इंटरमीडिएट सबस्टेशन की रिक्वायरमेंट किसके अंदर ज्यादा होती है? इंटरमीडिएट सबस्टेशन की रिक्वायरमेंट किसके अंदर ज्यादा होती है? एसी के अंदर या डीसी के अंदर? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इंटरमीडिएट सबस्टेशन वाला। इससे पहले भी बहुत सारे पॉइंट जो पूछे मैंने लिखा है, उनमें से पूछे हुए हैं। एसी के अंदर, करेक्ट। एसी में क्या होगा हमारे पास में? तो यहां पर लिख देना, इन एचवीडीसी नो इंटरमीडिएट सबस्टेशन, इंटरमीडिएट सबस्टेशन इज रिक्वायर्ड फॉर, या फिर अप टू 300 किलोमीटर लेंथ
but in EHVAC मोर हमारे पास में क्या होगा, मोर इंटरमीडिएट सबस्टेशन रिक्वायर्ड होंगे, मोर इंटरमीडिएट substation is required, सबस्टेशन इज रिक्वायर्ड। तो बीच बीच में सबस्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास में, किसके अंदर, EHV एससी के अंदर हमारे पास में होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 10th के बाद में 11th एडवांटेज क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो यहां पर क्या होगा, नो रिएक्टेंस ड्रॉप, क्योंकि यहां पर इंडक्टर डीसी में शॉर्ट सर्किट काम करता है, कैपेसिटर ओपन सर्किट रहता है, तो यहां पर कोई भी रिएक्टेंस ड्रॉप नहीं होता है हमारे पास में। तो यहां लिख देना नो रिएक्टेंस ड्रॉप, नो रिएक्टेंस ड्रॉप। क्योंकि इंडक्टर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, और कैपेसिटर होता है ओपन सर्किट। नेक्स्ट, कोई पावर फैक्टर की कोई टेंशन नहीं है, पावर फैक्टर हमारे पास में हमेशा क्या होगा, यूनिटी हमारे पास में रहेगा। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास में, पावर फैक्टर इज यूनिटी, पावर फैक्टर जो होगा वो हमारे पास में क्या होगा, इज यूनिटी, पावर फैक्टर हमारे पास में यूनिटी होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास में कोई भी बीच में, जहां जहां तक एचवीडीसी की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर कोई भी रिएक्टिव पावर हमारे पास में नहीं होता है, तो पावर फैक्टर यूनिटी हमारे पास में रहेगा। और बताइए, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन होगा, करेक्ट, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन होगा, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, हायर एफिशिएंसी, और बताएंगे एडवांटेज। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां पर जो होता है ना, अगर हम बात करें सर्ज इंपेडेंस लोडिंग की अगर हम बात करें, तो ईएचवी लाइन जो होती है ना, वो 80% ऑफ नेचुरल लोड के लिए हमारे पास में क्या होती है, हम लोड करते हैं ना, नेचुरल लोड का 80% ही हम उसको लोड करते हैं ईएचवी लाइन को। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, कोई भी लिमिटेशन नहीं होती हमारे पास में। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, आप ऐसा लिख सकते हो, इन ईएचवी या ईएचवी ऐसी लाइन, ईएचवी ऐसी लाइन लोडेड फॉर, लोडेड फॉर 80% ऑफ नेचुरल लोड, नेचुरल लोड, बट नो सच लिमिटेशन इन एचवीडीसी, नो सच लिमिटेशन, नो सच लिमिटेशन इन एचवीडीसी, एचवीडीसी के अंदर हमारे पास में ऐसी कोई भी लिमिटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर मैं बात करूं तो दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एरिया को हम एचवीडीसी से कनेक्ट कर सकते हैं, बट ईएचवी से नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ट्रेवल होती है एसी के अंदर। तो यहां पर लिख देना टू डिफरेंट, टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एरिया, टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एरिया कैन बी कनेक्टेड, कैन बी कनेक्टेड, कैन बी कनेक्टेड बाय HVDC,
टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एरिया कैन बी कनेक्टेड बाय HVDC। तो HVDC से अपन क्या कर सकते हैं, दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एरिया को हम कनेक्ट कर सकते हैं HVDC से, बट कैन नॉट कनेक्ट बाय EHV, बट कैन नॉट कनेक्ट बाय cannot connect by EHVAC। तो EHVAC से अपन कनेक्ट नहीं कर सकते दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एरिया को। तो ये सारे एडवांटेज हमारे पास में हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कितने एडवांटेज हो चुके हैं, 10 के बाद में यहाँ पर ये होगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये सारे एडवांटेज हमारे पास में। लेकिन अब मैं बात करूं यहाँ पर डिसएडवांटेज के बारे में, डिसएडवांटेज के बारे में आप बताएंगे मुझे HVDC का डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है बता सकते हो। तो कॉस्टली कन्वर्टर रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले क्या होगा हमारे पास में HVDC में हमें चाहिए कन्वर्टर और इन्वर्टर हमें चाहिए, तो कॉस्टली कन्वर्टर की रिक्वायरमेंट होगी, करेक्ट। तो यहां पर लिखिएगा कॉस्टली कन्वर्टर आर रिक्वायर्ड, कॉस्टली कन्वर्टर, कॉस्टली कन्वर्टर आर रिक्वायर्ड, कॉस्टली कन्वर्टर आर रिक्वायर्ड किसके अंदर, इन कॉस्टली कन्वर्टर की रिक्वायरमेंट होती किसके अंदर, HVDC के अंदर। नेक्स्ट और बताएंगे इसका ड्रॉबैक, और बताओ जल्दी से बताओ। सर्किट ब्रेकिंग, हाँ थोड़ा डिफिकल्ट होता है, करेक्ट। सर्किट ब्रेकिंग इज डिफिकल्ट, सर्किट ब्रेकिंग, सर्किट ब्रेकिंग इज डिफिकल्ट, इज डिफिकल्ट, सर्किट ब्रेकिंग इज डिफिकल्ट। तो सर्किट ब्रेकिंग यहां पर हमारे पास में क्या होती है, डिफिकल्ट होती है। और बताएंगे, और बताओ। सर्किट ब्रेकिंग डिफिकल्ट है, ठीक है। और बताएंगे ड्रॉबैक क्या होता है। तो जो भी हमारे पास में लाइन इंसुलेटर होते हैं ना, जो ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर होता है उनका मोर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होती है ना, क्या होता है हमारे पास में। तो यहां पर लिख देना मोर मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, मोर मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, मोर मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। मोर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होती है किसके अंदर, HVDC के अंदर। अगला ड्रॉबैक क्या है हमारे पास में, हम HVDC को डायरेक्टली स्टेप अप या स्टेप डाउन यहाँ पर नहीं कर सकते। तो यहां पर लिख देना इसके अंदर वी कैन नॉट स्टेप अप, वी कैन नॉट स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप या फिर डाउन क्या होगा हमारे पास में, DC डायरेक्टली, DC डायरेक्टली। हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टेप अप या स्टेप डाउन अपन नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। DC जो होता है ना वो हमारे पास में सप्लाई के अंदर क्या करता है, हार्मोनिक्स बहुत ज्यादा जनरेट करता है। हार्मोनिक जनरेट करता है तो हमारे पास में क्या होगा, हार्मोनिक को रिमूव करने के लिए हमें फिल्टर की रिक्वायरमेंट हमें होती है। तो यहां पर लिख देना DC जनरेट हार्मोनिक्स, DC जनरेट, जनरेट हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स ऑन सप्लाई, ऑन सप्लाई सो filter are, filter are required, filter are required। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास में किसकी रिक्वायरमेंट होगी, फिल्टर की रिक्वायरमेंट हमारे पास में होगी ना। किसकी रिक्वायरमेंट होगी हमारे पास में, फिल्टर जो है उसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास में रहेगी। तो अगर आपसे कभी पूछ ले तो आप बता सकते हो फिल्टर की रिक्वायरमेंट भी हमारे पास में ज्यादा होती है। तो कॉस्ट हमारे पास में रहता है।
चलिए, तो ये सारे हमारे पास में क्या रहेगा, हाँ वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर वो लिख देना, स्टेप अप और स्टेप डाउन हम नहीं कर सकते डायरेक्टली, है ना। तो ये सारे याद रहेंगे आपको, जल्दी से बताओ। कंपैरिजन बिटवीन एचवीडीसी और ईएचवी ट्रांसमिशन लाइन, अगर याद रहेंगे तो यस बताइए, फिर आगे बढ़ा जाए। और ये जानना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एसएससी के अंदर लगभग एक क्वेश्चन यहां से बनाता है ये एग्जामिनर। चलिए, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एचवीडीसी सिस्टम। टाइप्स ऑफ एचवीडीसी सिस्टम, टाइप्स ऑफ एचवीडीसी सिस्टम, एचवीडीसी सिस्टम, एचवीडीसी सिस्टम। एचवीडीसी सिस्टम जो है वो कितने टाइप्स के हमारे पास में होते हैं, कितने टाइप्स के हमारे पास में होते हैं एचवीडीसी सिस्टम, उस पर अपन बात करते हैं। पहला होता है मोनोपोलर लिंक, मोनोपोलर एचवीडीसी लिंक, मोनोपोलर एचवीडीसी लिंक, मोनोपोलर। इसके अंदर क्या होता है जल्दी से बताएंगे, मोनोपोलर में कितने कंडक्टर होते हैं हमारे पास में, मोनोपोलर के अंदर कितने होते हैं, मोनोपोलर, बाइपोलर एंड होमोपोलर, तीन होते हैं, करेक्ट। मोनोपोलर में कितने कंडक्टर होते हैं, तो मोनोपोलर लिंक के अंदर क्या होता है ध्यान रखिएगा, मोनोपोलर के अंदर हमारे पास में क्या होगा, मोनोपोलर लिंक में अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होता है, हमारे पास में एक ही कंडक्टर होता है। इसमें क्या होता है ध्यान रखना, एक ही कंडक्टर होता है। इसमें कितने कंडक्टर होते हैं, वन कंडक्टर। वो वन कंडक्टर किसका काम करता है, रिटर्न कंडक्टर का काम करता है या फेज कंडक्टर का काम करता है। ऐसे रिटर्न कंडक्टर कौन काम करता है, जो कंडक्टर यूज कर रहे हैं वो काम करता है, या फिर ग्राउंड जो है वो एज ए रिटर्न कंडक्टर काम करता है। ग्राउंड इज रिटर्न कंडक्टर काम करता है, करेक्ट। तो यहां पर क्या होगा, ये हमारे पास में कंडक्टर होगा, और यहां पर जो ग्राउंड हम यूज करेंगे, ग्राउंड हम यूज करेंगे एज ए रिटर्न कंडक्टर, करेक्ट। तो यहां पर लिखना है इसके अंदर। और इधर हमें फिल्टर इक्विपमेंट भी हम यूज करेंगे, ध्यान रखना फिल्टर भी लगाना पड़ेगा। तो यहां पर आप पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, इन दिस only one conductor is used, one conductor is used, one conductor is used, and ground और सियाज वाटर, ग्राउंड और सियाज वाटर, समुद्र का पानी इसकी बात कर रहा हूं, इज वर्क्स एज ए रिटर्न कंडक्टर, एज ए रिटर्न कंडक्टर। तो हमारे पास में क्या होगा, तो ग्राउंड जो है वो हमारे पास में किसकी तरह काम करेगा, रिटर्न कंडक्टर की तरह जो है वो हमारे पास में काम करेगा। यहां पर अगर मैं बात करूं इसके रिलायबिलिटी के बारे में, जल्दी से बताओ, रिलायबिलिटी क्या होती है, लेस रिलायबल होता है या मोर रिलायबल होता है, जल्दी से बताओ। रिलायबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो लेस रिलायबल होता है, मोर रिलायबल। तो लेस रिलायबल हमारे पास में होता है, क्या होता है, लेस रिलायबल होता है, लेस रिलायबल। चलिए, लेस रिलायबल हमारे पास में होता है, क्यों, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर डैमेज आ गया ना, अगर ये डैमेज हो गया तो क्या होगा, यहाँ से पावर ट्रांसमिट नहीं होगा, पूरा सिस्टम हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना। तो यानी कि अगर हमारे पास थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस जो है होल सिस्टम को इम्पैक्ट कर सकता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये हमारे पास में लेस रिलायबल
हमारे पास में होता है मोनोपोलर लिंक। नेक्स्ट होगा बाइपोलर लिंक। बाइपोलर बाइपोलर लिंक। बाइपोलर लिंक में क्या होगा, तो यहां पर हमारे पास में क्या होते हैं, बाइपोलर लिंक में कितने कंडक्टर होते हैं, जल्दी से बताओ। बाइपोलर लिंक में कितने कंडक्टर होते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। बाइपोलर लिंक में कितने कंडक्टर होते हैं? दो कंडक्टर होते हैं, कौन कौन से? एक लाइन कंडक्टर और दूसरा रिटर्न कंडक्टर। चलिए, तो यहां पर हमारे पास में क्या होता है, दो कंडक्टर यूज करते हैं अपन इसके अंदर। ये दो कंडक्टर हम यूज करते हैं। इस डायग्राम को आप ऐसा भी बना सकते हैं, सिंगल सिंगल बनाना चाहो तो। यहां पर हमारे पास में क्या होगा, ये कंडक्टर होगा, ये दूसरा कंडक्टर होगा, और इनके बीच में यहां पर क्या रहेंगे, हमारे पास में ग्राउंड हमारे पास में रहेगा। ये ऐसे आ रहा है तो ये ऐसे जा रहा होगा। चलिए, तो यहां पर हमारे पास में क्या होगा, दो कंडक्टर होंगे। तो दो यहां पर जो कंडक्टर होंगे उनमें से एक लाइन कंडक्टर होगा, दूसरा क्या होगा हमारे पास में, रिटर्न कंडक्टर होगा। तो यहां पर इसके अंदर लिखिएगा, इसके अंदर इन दिस two conductor are used. One is one is line conductor, one is line conductor, one is line conductor, and other is return conductor, return conductor। एक लाइन कंडक्टर होता है, दूसरा हमारे पास में क्या होता है, रिटर्न कंडक्टर होता है। क्या बोल रहे हो विक्रम? दादरी लाइन किस टाइप का एचवीडीसी है? यार ये तो नहीं बता, किसकी बात कर रहे हो, दादरी लाइन कौन सा? ये वर्ड तो पहली बार सुन रहा हूँ। ये तो पहली बार सुन रहा हूँ यार, ऐसा कोई वर्ड है नहीं, मैं तो सुना नहीं है। चलिए, इसका आइडिया नहीं है यार अपने को। चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, मोनोपोलर हो गया, बाइपोलर हो गया, अब हमारे पास में आएगा होमोपोलर लिंक। होमोपोलर लिंक, तो होमोपोलर लिंक में ठीक है, ये तो हमारे पास सेम ही है। बस यहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि दोनों ही कंडक्टर जो हम यूज करते हैं वो रिटर्न कंडक्टर यूज करते हैं। दोनों ही कंडक्टर एज ए रिटर्न कंडक्टर यूज किए जाते हैं। तो टू कंडक्टर आर यूज्ड एंड बोथ आर वर्क एज ए रिटर्न कंडक्टर, रिटर्न कंडक्टर। तो दोनों ही किसकी तरह काम करेंगे, ध्यान रखना, ऐसे रिटर्न कंडक्टर की तरह हमारे पास में काम करेंगे ना। और यहाँ पर जो ग्राउंड है वो ऐसे लाइन कंडक्टर की तरह काम करता है। एंड ग्राउंड वर्क्स एज ए लाइन कंडक्टर। ग्राउंड वर्क्स एज ए हमारे पास में लाइन कंडक्टर हमारे पास में काम करेगा ना। क्लियर है? रिटर्न होता है बेटा, रिटर्न वो नेगेटिव पाथ ही होता है। नेगेटिव पोलरिटी में होते हैं दोनों रिटर्न कंडक्टर होते हैं ना। क्या होते हैं हमारे पास में, ये जो कंडक्टर होते हैं वो नेगेटिव पोलरिटी में होते हैं।
नेगेटिव पोलरिटी में होते हैं और एज ए रिटर्न कंडक्टर काम करते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रहेंगे एचवीडीसी के। मोनोपोलर, बाइपोलर, होमोपोलर। सबसे आपसे बेस्ट इकोनॉमिकल कौन सा है, जल्दी से बताओ। बेस्ट इकोनॉमिकल कौन सा है इनमें से? बेस्ट इकोनॉमिकल कौन सा है? ये होमोपोलर है। ये होमोपोलर है। बाइपोलर तो ये था हमारे पास में, जिसमें एक लाइन था और एक रिटर्न था हमारे पास में बाइपोलर में। ये होमोपोलर है हमारे पास, है ना? ये होमोपोलर है। चलिए, तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको सभी को याद रहेगा। बाकी आप मुझे बता देंगे मोनोपोलर लिंक और बाइपोलर लिंक में किसके अंदर कोरोना लॉस ज्यादा होते हैं? मोनोपोलर और बाइपोलर में से कोरोना लॉस किसके अंदर ज्यादा होते हैं? किसके अंदर ज्यादा होते हैं, जल्दी से बताओ। बाइपोलर में, करेक्ट। मोनोपोलर में कोरोना लॉस कम होते हैं ना? क्या होगा हमारे पास में? कम होंगे, करेक्ट। मोनोपोलर में कम होते हैं, बाइपोलर में ज्यादा होते हैं ना? नोट करके पॉइंट लिख देना। नोट द कोरोना लॉस इन मोनोपोलर लिंक इज, कोरोना लॉस जो होगा वो हमारे पास में क्या रहेगा? मोनोपोलर लिंक इज लोअर देन बाइपोलर लिंक। बाइपोलर लिंक, तो बाइपोलर लिंक के अंदर जो कोरोना लॉस है वो हमारे पास में क्या होता है, ज्यादा होता है ना? चलिए, क्या हो गया, क्या लड़ाई चल रही है अभिषेक? तो यहां तक हमारे पास में क्या है, एचवीडीसी सिस्टम हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। तो किसी को कोई डाउट होता आप पूछिए, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। एचवीडीसी के बाद में अपन आते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। और अगला पॉइंट हमारे पास में क्या होगा एचवीडीसी के बाद में? तो अगला
चलिए, अभी आवाज आ रही है तो स्टार्ट किया जाए। नींद आने लग गई, क्या करूं? सो जाओ बेटा। सूर्या कुमार को नींद आने लग गई, सो जाओ। पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट भी बता देंगे, टेंशन मत लो। 3 पॉइंट होते हैं उसके अंदर। 2 रिजर्वायर यूज करते हैं, रिवर्सिबल टरबाइन होता है, बस इतना सा है। और पीक लोड प्लांट होता है ना। होमोपोल में पिछली बार ग्राउंड एज ए रिटर्न लिखाया था, नहीं नहीं, ग्राउंड एज ए रिटर्न नहीं लिखाया था मैंने। एक बार देखना आपसे ना, ग्राउंड से तो करंट आता है, चेक करना उसको ना। हमारे यहाँ से 10 के सिलेक्शन आएगा तब एक मीटअप करेंगे, हाँ डेफिनेटली। नहीं, 10 की जरूरत नहीं मीटअप की, मीटअप पहले ही कर लेंगे अपन। बस ये एग्जाम होने दीजिए एसएससी का, फिर अपन मीटअप करेंगे। चलिए, तो बढ़ा जाए आगे, जल्दी से बताओ, आगे बढ़ा जाए। सर्किट ब्रेकर की अगर हम बात करें, तो सर्किट ब्रेकर जो है वो क्या काम करता है? सर्किट ब्रेकर हमारे पास में क्या होता है, ध्यान रखना। ये करंट इंटरप्टिंग डिवाइस होती है, जो क्या करती है, एबनॉर्मल कंडीशन में हमारे सिस्टम को क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है हमारे पास में ना। तो ये हमारे पास में क्या हुआ, करंट इंटरप्टिंग डिवाइस होती है। चलो थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ते हैं, नींद नहीं आएगी। करंट इंटरप्टिंग डिवाइस हमारे पास में होती है, करंट इंटरप्टिंग डिवाइस हमारे पास में होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सर्किट ब्रेकर जब हमारे पास में, ये मानकर चलिए ये हमारा इंडक्टर है, ये हमारे पास में सप्लाई है, वीएम साइन ओमेगा टी हमारे पास में है। और यहाँ पर क्या है, ध्यान रखना। तो ये हमारा कैपेसिटर है। और इधर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर सर्किट ब्रेकर हमारे पास में है। यहाँ कहीं 3 फेज फॉल्ट आता है, तो जब ये सर्किट ब्रेकर यहाँ पर ओपन होता है, जिस इंस्टेंट पर ये ओपन होता है, तो उस इंस्टेंट पर इसके अक्रॉस एक वोल्टेज अपीयर होता है, जिसको अपन क्या बोलकर चलते हैं, उसको हम बोलकर चलते हैं री स्ट्राइकिंग वोल्टेज। क्या बोलते हैं अपन इसको, री स्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या बोलते हैं हम उसको, री स्ट्राइकिंग वोल्टेज। ध्यान रखना, ये ट्रांजिएंट वोल्टेज होता है, जो किस इंस्टेंट पर आता है, एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंशन। तो यहां पर लिख देना, इट इज ए ट्रांजिएंट वोल्टेज। ये ध्यान रखना, ये पीक वोल्टेज नहीं होता है, मतलब पीक वोल्टेज होता है, आरएमएस नहीं होता है ना। इट इज ए ट्रांजिएंट वोल्टेज, इट इज ए ट्रांजिएंट वोल्टेज that appear across circuit breaker contact, that appear across सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट। एक मिनट वेट कीजिए, हेलो।
चलिए, तो अगर हम बात करें रीस्टैकिंग वोल्टेज क्या होता है, ये हमारे पास ट्रांजिएंट वोल्टेज होता है, कहां पर अपियर होता है, अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट, सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट पर अपियर होता है, कहां पर, एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क, एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क, एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क, जिस इंस्टेंट पर हमारे पास में क्या होगी, आर्क प्रोड्यूस होगी, उस इंस्टेंट पर हमारे पास में सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट के अक्रॉस जो वोल्टेज अपियर होता है वो हमारा रीस्टैकिंग वोल्टेज होता है, जिसमें ये इंडक्टेंस एल है, ये कैपेसिटेंस सी है। तो रीस्टैकिंग वोल्टेज वी आर का फॉर्मूला होता है हमारे पास में वी एम इंटू 1 - cos ω0t, और यहाँ पर जो ओमेगा नॉट की वैल्यू होती है वो 1/√LC हमारे पास में होती है। क्या होती है, 1/√LC हमारे पास में होती है ओमेगा नॉट की वैल्यू। अगर हम बात करें इसके अंदर, तो यहां पर जो है नेक्स्ट पॉइंट पर अगर मैं बात करूं इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें, तो हमारे पास में क्या होगा, आपसे पूछेगा बताओ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज कितना होगा, रीस्टैकिंग वोल्टेज जो है वो क्या होगा, जल्दी से बताओ, रीस्टैकिंग वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो वो 2 VM होती है, करेक्ट, 2 VM होती है। और किस टाइम पर आती है हमारे पास में, कहां पर, 8 टाइम t इज इक्वल टू पाई√LC पर, कहां पर, टाइम t इज इक्वल टू आपके पास में पाई√LC पर जो है रीस्टैकिंग वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी हमारे पास में। हाँ बेटा अमित बताओ, आपका डाउट पहले क्लियर कर लेता हूँ। बहुत अच्छा रहा, मेरे के 4 आंखें हैं तो मैंने इधर देखते हुए उधर कमेंट आपका पढ़ लिया, नहीं तो आपका कमेंट ऊपर निकल जाता, फिर आप बोलते कि सर रिप्लाई नहीं करते हैं। क्या डाउट है बताओ। क्या डाउट है जल्दी से बताओ। आपने चेक किया है, मैं भी चेक करके आपको एज ए प्रूफ दिखा देता हूँ। होमोपोलर की बात कर रहे हो ना आप, चलिए, ये है होमोपोलर, होमोपोलर, और यहां पर मैं आपके लिए नोट्स पेस्ट कर देता हूं। ये हमारी बुक का रेफरेंस है कि यहां पर हमारे पास में क्या है, ए होमोपोलर लिंक हैज, A homopolar link has two or more conductors having the same polarity, usually negative polarity होती है, and always operates with the ground, with ground as a return conductor, है ना, always operate with ground as a return conductor। एक मिनट वेट कीजिए। नेगेटिव पोलरिटी के अंदर होते हैं हमारे पास में, ठीक है, और सही बात है। होमोपोलर लिंक में क्या होता है, हमारे पास टू और मोर कंडक्टर हैविंग द सेम पोलरिटी, यूजुअली नेगेटिव पोलरिटी के होते हैं,
एंड ऑलवेज ऑपरेट विद ग्राउंड इज द रिटर्न कंडक्टर। सही बात है, ग्राउंड इज ए रिटर्न कंडक्टर होता है, इसको सही लिखो। क्या होगा हमारे पास में, यूजुअली ऑपरेट विद, यहां पर लिखना है इन दिस टू कंडक्टर यूज्ड और यूज्ड एंड बोथ आर इन नेगेटिव पोलैरिटी करो, है ना, यहां पर लिखना यूज्ड इन नेगेटिव पोलैरिटी, यूज्ड इन नेगेटिव पोलैरिटी, नेगेटिव पोलैरिटी विद ग्राउंड एज रिटर्न कंडक्टर। ठीक है, ग्राउंड एज रिटर्न कंडक्टर, चलो अब सही है, ग्राउंड एज द रिटर्न कंडक्टर। ठीक है, ये हमारे पास में डायग्राम होते हैं, बाकी डायग्राम मैंने आपको दे दिया इसके अंदर। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे, सही है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अपन आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रीस्टैकिंग वोल्टेज हमारे पास में 2 वीएम होगी, इस टाइम पर होगी। नेक्स्ट हमारे पास में पूछेगा रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज ट्रिपल आरवी, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज क्या होगा हमारे पास में, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज, रीस्टैकिंग वोल्टेज, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज, तो वो हमारे पास में क्या होगा, ट्रिपल आरवी का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान रखना। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको रीस्टैकिंग वोल्टेज को डिफरेंशिएशन कर देना है। तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा ओमेगा वीएम डिवाइड बाय रूट एलसी, और इनटू क्या होगा साइन ओमेगा नॉट टी, है ना, साइन ओमेगा नॉट टी। तो ये हमारे पास में होता है रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास में क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है वीएम डिवाइड बाय रूट एलसी। एंड किस टाइम पर आती है वो, टाइम टी इज इक्वल टू पाई बाय 2 रूट एलसी, है ना, पाई बाय 2 इंटू रूट एलसी, इस टाइम पर हमारे पास में मैक्सिमम आता है। तो ये रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, बताओ एवरेज वैल्यू ऑफ रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज, एवरेज वैल्यू ऑफ रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज। तो रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज की एवरेज वैल्यू हमारे पास में क्या होती है, तो इसका साइन का एवरेज लिख दो, है ना, साइन का एवरेज क्या होता है, ये साइन है ना, 2 Vm/π होता है, 2 और ये पूरा Vm कर दो, डिवाइड बाय पाई कर देना। तो यहां से आएगा 2 इंटू Vm, जिसकी वैल्यू है Vm बाय रूट एलसी, और डिवाइड बाय क्या होगा, पाई और होगा, और इसके डिवाइड में रूट एलसी ऑलरेडी है। तो ये हमारे पास में क्या है, R V एवरेज। तो ये है एवरेज वैल्यू ऑफ रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज। नेक्स्ट आपसे पूछेगा रिकवरी वोल्टेज क्या होता है, रिकवरी वोल्टेज, तो ध्यान रखना रिकवरी वोल्टेज क्या होता है, पावर फ्रीक्वेंसी आरएमएस वोल्टेज होता है। क्या होता है हमारे पास में, रिकवरी वोल्टेज जो होगा वो होगा पावर फ्रीक्वेंसी आरएमएस वोल्टेज होगा, लिखना इट इज ए पावर फ्रीक्वेंसी आरएमएस वोल्टेज, इट इज ए पावर फ्रीक्वेंसी आरएमएस वोल्टेज, पावर फ्रीक्वेंसी आरएमएस वोल्टेज, ग्रोस एरर। चलिए यहाँ पर क्या होगा, पावर फ्रीक्वेंसी आरएमएस वोल्टेज, है ना, आरएमएस वोल्टेज। चलिए तो ये हमारे पास में क्या है, पावर फ्रीक्वेंसी आरएमएस वोल्टेज हमारे पास में होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ध्यान रखना, तो साइन की आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, वीएम बाय रूट 2, तो यही हमारे पास में क्या होगा, रिकवरी वोल्टेज होगा। ये क्या होगा, रिकवरी वोल्टेज, ये होता है रिकवरी वोल्टेज, जिसकी वैल्यू होती है वीएम बाय रूट 2 हमारे पास में होती है। आपको एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना, आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, यहां से आपसे बोल दिया जाएगा कि ये सप्लाई है 200 इंटू साइन ओमेगा टी, और ये वैल्यू आपको दे दी जाएगी यहां पर। चलिए नेक्स्ट, यहां पर आपको दे देगा 4 मिली हेनरी, यहां पर दे देगा हमारे पास में 90 माइक्रोफेरेड, माइक्रोफेरेड फाइंड, सबसे पहले वही
रीस्टैकिंग वोल्टेज मतलब वी आर मैक्स, एंड टाइम बताना है किस टाइम पर आता है वो। नेक्स्ट RRRV मैक्स, एंड टाइम पर आता है, किस टाइम पर आता है वो बताना है। और फिफ्थ क्या होगा, थर्ड हमारे पास में क्या रहेगा, थर्ड हमारे पास में रहेगा RRRV एवरेज। चलिए, तो ये पांचों वैल्यू के आप इन पांचों के आंसर आप बताओ। ये फिफ्थ आंसर आप बताएंगे जल्दी से। चलिए, क्या आंसर आ रहे हैं। चलिए, तो पहले का आंसर क्या आएगा, पहले का आंसर आएगा हमारे पास में वी आर मैक्स जो है वो 2 VM है। 2 × VM कितना है हमारे पास में, 200 है, तो ये आएगा 400। नेक्स्ट टाइम टी कितना है, पाई√LC है, तो पाई × √LC कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड विद 9, 10⁻³ और 10⁻⁻6, और ये 90 है। तो यहां से इनका रूट तो ले लो, 2 का रूट, 4 का रूट 2, 9 का रूट हमारे पास में 3, और ये कितना हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी हमारे पास में 8, तो 10⁻⁻4 बचेगा। तो ये हो जाएगा 5 पाई 10⁻⁻4 सेकेंड। अब इसको आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर लेना। नेक्स्ट इसकी अगर हम बात करें टू, नेक्स्ट वी मतलब RRRV मैक्स, तो वो क्या होगा, VM डिवाइड बाय पाई√LC, VM डिवाइड बाय √LC है ना, VM डिवाइड बाय क्या होगा हमारे पास में, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो VM डिवाइड बाय √LC आएगा ना, VM डिवाइड बाय √LC, तो VM तो 200 है, और √LC कितना आएगा हमारे पास में, तो 4 × 90 × 10⁻³ × 10⁻⁻6, तो ये आ जाएगा 200 डिवाइड बाय 2 × 3 × 10⁻⁻4। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, नेक्स्ट इसका आंसर का हाफ कर दो, टाइम निकालना है, तो पाई/2 √LC ना, तो ये हमने पाई√LC निकाला, ये डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 5 पाई/2 × 10⁻⁻4 सेकेंड, ये वैल्यू क्या होगी, तो ये मैंने अभी आपको बताया 2 VM डिवाइड बाय पाई√LC है, तो 2 VM तो 400 है हमारे पास में, पाई√LC ये है 5 पाई डिवाइड इंटू 10⁻⁻4। तो ये आपके पास है पांचों सॉल्यूशन होंगे। बाकी आप डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड आप कितना आसानी से कर रहे हैं, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। कर लोगे जल्दी से बताओ, कर लोगे, क्या होगा, 6 पाई होगा,
किस में बात कर रहे हो 6 पाई होगा? ये यहाँ पर ये तो ये अलग है, ये अलग सॉल्यूशन है, वो अलग सॉल्यूशन है ना। वो 6 पाई होगा, ठीक है, 6 होगा हमारे पास, पाई थोड़ी ना आएगा। निक्की ने बोला 6 पाई होगा, कौन से वाले में बात कर रहे हो 6 पाई? बताओ एक बार जल्दी से। हेलो। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, और आपसे बोल दिया जाएगा ए फोल्ड करंट जो है, ए फोल्ड करंट जो है वो आपको दे देगा क्वेश्चन के अंदर। फोल्ड करंट आपको दे दिया जाएगा, आई एफ इजिकल टू कितना है हमारे पास में, या फोल्ड करंट इक्वल टू आपको आई एफ इक्वल टू दे देगा एक्स प्लस वाई साइन ओमेगा टी है। आपसे पूछेगा सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, और नेक्स्ट होगा असिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, असिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट कभी पूछे ना, तो ये जो साइन वाला कंपोनेंट होता है ना, उसकी जो आरएमएस वैल्यू होती है वही सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट होता है। असिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट जो होता है वो दोनों ही कंपोनेंट की जो आरएमएस वैल्यू होती है ना, वो हमारे पास में क्या होता है, असिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट होता है। तो सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट और कुछ नहीं होता है हमारे पास में, वो हमारे पास में होता है आरएमएस वैल्यू। वो हमारे पास में क्या होता है, आरएमएस वैल्यू हमारे पास में होता है। क्या होता है हमारे पास में, आरएमएस वैल्यू हमारे पास में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, तो हमारे पास में क्या आएगा, असिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट जो है, हाँ, आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनोसोडल कंपोनेंट जो होता है ना, वही हमारे पास में क्या होता है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट होता है। अगर हमारे पास आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी एंड डीसी कंपोनेंट ऑफ करंट है ना, तो हमारे पास में क्या होगा, ये ध्यान रखना, ये डीसी कंपोनेंट होता है, ये डीसी होता है और ये एसी होता है। तो डीसी और एसी दोनों कंपोनेंट की जो आरएमएस वैल्यू होती है वो असिमेट्रिकल होता है। ओनली एसी की होती है तो वो हमारे पास में सिमेट्रिकल कंपोनेंट ऑफ ब्रेकिंग करंट हमारे पास में होगा। यहां से भी आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट होगा हमारे पास में, नेक्स्ट होगा प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज, प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज, प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज। मैंने आपको बोला था प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज का फॉर्मूला बार बार भूल जाओ, तो आपको याद रखना है सर्ज इंपेडेंस से रिलेटेड। याद है कुछ? मैंने आपको बोला था प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज जब आप भूल जाओ तो सर्ज इंपेडेंस याद रखना है। इंपेडेंस क्या होता है, वी डिवाइड बाय आई होता है। तो वी डिवाइड बाय आई इज इक्वल टू रूट एल बाई सी होता है। आई को उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा आई रूट एल सी। वी इज इक्वल टू आई रूट एल सी। तो ये होगा हमारे पास में प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज। ये क्या होगा हमारे पास में,
आई रूट एल सी हमारे पास में हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको पूछ सकता है एग्जामिनर, आपको ये फॉर्मूला जो है वो क्या करना है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट चलिए, तो ये चीज आप सभी को समझ में आ गई होगी कि हमारे पास में जो है वो प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज क्या होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास में पूछेगा टाइप्स ऑफ, यहाँ पर दो तीन फॉर्मूले और पूछेगा। मेकिंग करंट, मेकिंग करंट, मेकिंग करंट क्या होता है ध्यान रखना, और ब्रेकिंग मेकिंग कैपेसिटी क्या होता है, मेकिंग कैपेसिटी क्या होता है। मेकिंग करंट और मेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग करंट जो होता है वो 2.55 टाइम्स ऑफ हमारे पास में क्या होता है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट होता है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट होता है। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट होता है। और यहां पर क्या होगा, हमारे पास में 2.55 टाइम्स ऑफ हमारे पास में क्या होगा, ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है, ब्रेकिंग कैपेसिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो ये होता है हमारे पास में मेकिंग करंट, ब्रेकिंग करंट, मेकिंग कैपेसिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी। इनके ऊपर आपको न्यूमेरिकल है, वो एग्जामिनर एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है आपको, है ना, न्यूमेरिकल भी आपको पूछ सकता है। हम इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो बढ़ा जाए आगे। नेक्स्ट होगा हमारे पास में टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, नेक्स्ट होगा टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, नेक्स्ट होगा टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। चलिए, टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर में अगर हम बात करें तो कितने टाइप के अपन सर्किट ब्रेकर हम यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं, पहला होता है हमारे पास में एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट होगा ओएल सर्किट ब्रेकर, ओएल सर्किट ब्रेकर, ओएल सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट होगा हमारे पास में थर्ड, क्या होगा हमारे पास में SF6 सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट फोर्थ होगा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो यहां पर हमारे पास में इनकी रेटिंग बताओ जल्दी से, किसको कहां तक यूज करते हैं हम, रेटिंग बता देंगे जल्दी से। एयर सर्किट ब्रेकर कहाँ यूज किया जाता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कहाँ यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, जल्दी से बताओ कहाँ पर यूज किया जाता है। 132 से लेकर 400 केवी तक एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को, नहीं, हम बहुत ज्यादा रेटिंग बता रहे हो आप। 220 तक अपन यूज करते हैं, लास्ट कहाँ तक यूज करते हैं, 220 तक हम यूज करते हैं। 220 तक हम यूज करते हैं, करेक्ट। एयर ब्लास्ट को अपन यूज करते हैं अप टू 220 तक। नेक्स्ट, SF6 को अपन यूज करते हैं वेरी हाई वोल्टेज, इसके लिए वेरी हाई वोल्टेज अबाउट 33, अबाउट 33 केवी से लेकर वेरी हाई वोल्टेज तक हम यूज करते हैं। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को यूज किया था जनरली डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम इसको यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं अप टू 132 केवी, है ना, कहां तक, अप टू 132 केवी तक यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम यूज करते हैं, कहां तक यूज किया जाता है जल्दी से बताओ। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कहां तक यूज किया जाता है,
अप टू 33 केवी तक यूज कर लेते हैं, करेक्ट। अप टू 33 केवी तक अपन यूज करते हैं, अप टू 33 केवी तक। तो ये हमारे पास में क्या है, सर्किट ब्रेकर को कहां कहां तक यूज करते हैं वो हमारे पास में। चलिए, तो अभी आज थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि गले में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, पेन हो रहा है। तो अभी 15 मिनट का ब्रेक अपन लेंगे आज चाय के लिए, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे 3:30 से ना। आप भी आप चाय पी लीजिए।
चलिए स्टार्ट करें। थोड़ा सा लेट हो गए, ये चाय थोड़ी सी लेट बनी है, तो शुरू करते हैं। कहां तक हम पढ़ लिए? हम पढ़ लिए टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर के अंदर जो है, क्या बोल रहे हो, 20? जीएस जीके में 30+ लाना है, बस मैं हिस्ट्री तैयारी कर ही रहा हूं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके आते हैं जीके जीएस में से? कौन सा पोर्शन सबसे ज्यादा आता है, पहले बताओ। उस पोर्शन को पहले अपन पढ़ाते हैं। पॉलिटी सबसे ज्यादा आती है या फिर हिस्ट्री ज्यादा आती है? मेरे साथ ज्यादा पॉलिटी आती होगी क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम में पॉलिटी सबसे ज्यादा आती होगी ना। नहीं, करंट अफेयर्स तो नहीं पढ़ा सकता मैं। करंट अफेयर्स तो आप खुद ही पढ़ना पड़ेगा, बहुत होते हैं करंट अफेयर्स में, नहीं पढ़ सकते। स्टैटिक जीके जरूर जो है वो हो सकता है। पॉलिटी आती है सबसे ज्यादा, हाँ ठीक है। पॉलिटी अपन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस बहुत जल्दी मैं प्लान करूंगा क्लास पॉलिटी की। तो अगर हम बात करें यहाँ पर टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर के अंदर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर और ये सब कुछ अपने लिख दिया था। चलिए आपसे पूछेगा प्रॉपर्टीज ऑफ SF6 सर्किट ब्रेकर। SF6 सर्किट ब्रेकर की प्रॉपर्टीज के बारे में आप मुझे बता दीजिए। यहां से क्वेश्चन जो है नॉर्मली आता ही आता है। SF6 गेज जो होती है वो हमारे पास में क्या होती है? पहली क्या होती है? कलरलेस। कलरलेस हमारे पास में होती है। अडरलेस, कलरलेस, अडरलेस मतलब क्या होता है? रंगहीन और गंधहीन हमारे पास में होती है। नेक्स्ट होती है हमारे पास में टॉक्सिक होती है, नॉन टॉक्सिक? जल्दी से बताओ। टॉक्सिक होगी है हमारे पास में, हाँ मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। कलरलेस, अडरलेस, टॉक्सिक या नॉन टॉक्सिक? तो आंसर क्या होगा? नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगी? हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है हमारे पास में। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारे पास में होती है। फोर्थ हमारे पास में क्या होती है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस होती है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस होगी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस हमारे पास में होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस वो होती है जिसके इलेक्ट्रॉन के एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी हमारे पास में ज्यादा होती है, तो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस हमारे पास में होती है। और बताएंगे, और बताओ जल्दी से। कलरलेस, अडरलेस, टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक, नॉन इन्फ्लामेबल, और बताओ जल्दी से क्या क्या प्रॉपर्टीज। केमिकली स्टेबल हमारे पास में होती है। 500 डिग्री तक हमारे पास में मटेरियल के साथ में रिएक्शन नहीं करती है। केमिकली हमारे पास में क्या होती है? केमिकली नॉट रिएक्ट विद मटेरियल, विद मटेरियल, मटेरियल अप टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड। 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मटेरियल के साथ में कोई भी रिएक्ट नहीं होती है। इट इज इनर्ट होती है हमारे पास में। इट इज इनर्ट होती है। इनर्ट का मतलब क्या है? वो आसानी से रिएक्शन नहीं करती है। इट इज इनर्ट। इनर्ट होती है हमारे पास में, ये ज्यादा रिएक्शन नहीं करती है। हाँ इनर्ट गैस होती है, करेक्ट। बेटर कूलिंग प्रॉपर्टी होती है एज कंपेयर टू एयर के कंपैरिजन में, करेक्ट। सेवंथ होगा बेटर कूलिंग प्रॉपर्टी। बेटर कूलिंग प्रॉपर्टी, बेटर कूलिंग प्रॉपर्टी, बेटर कूलिंग प्रॉपर्टी देन एयर। एयर के कंपैरिजन में इसकी कूलिंग प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या होती है? ज्यादा होती है। नेक्स्ट, और बताइए। बेटर कूलिंग प्रॉपर्टी होती है। इसकी जो डेंसिटी होती है वो एयर के कंपैरिजन में क्या होती है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैंने लिखा दिया इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस होती है ना, लिख दिया हमने ये। इसकी जो डेंसिटी है वो एयर के कंपैरिजन में क्या होती है? जल्दी से बताओ। डेंसिटी क्या होती है हमारे पास में? हाँ 2 to 3 टाइम्स लगभग हमारे पास में ज्यादा होती है इसकी, है ना। डेंसिटी जो है वो मोर होती है, तो यहां पर लिख देना इट्स डेंसिटी इज मोर।
its density is more its density is more than air, एयर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है हमारे पास में। अगर मैं स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये मोर स्टेबल होती है, ध्यान रखना ये मोर स्टेबल हमारे पास में होती है, ये मोर स्टेबल हमारे पास में होती है। अगर हम बाकी के कंपैरिजन में बात करें तो ज्यादा स्टेबल हमारे पास में होता है ना। चलिए, तो ये सारे पॉइंट जो है वो आपको क्या करना है, आपको याद रखना है किसके अंदर जो है, एसएफसी केस के अंदर ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगी जो आपको एग्जाम में एग्जामिनर पूछेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इस प्रॉपर्टी के बाद में। अब हम आते हैं कहां पर, तो यहां पर लिखना हेडिंग मेथड्स ऑफ आर्क एक्सटेंशन, मेथड्स ऑफ आर्क एक्सटेंशन, मेथड्स ऑफ आर्क एक्सटेंशन, मेथड्स ऑफ आर्क एक्सटेंशन। अगर आपसे बोल दिया जाए कि आर्क एक्सटेंशन मेथड जो है वो हमारे पास में क्या होंगे, मेथड्स ऑफ आर्क एक्सटेंशन क्या होंगे, ध्यान रखिएगा। तो मेथड्स ऑफ आर्क एक्सटेंशन में अगर हम बात करें तो आर्क एक्सटेंशन मेथड हमारे पास में पहला जो होता है वो हमारे पास में होता है हाई रेजिस्टेंस स्विचिंग मेथड, हाई रेजिस्टेंस स्विचिंग मेथड, हाई रेजिस्टेंस स्विचिंग मेथड, हाई रेजिस्टेंस स्विचिंग मेथड हम यूज करते हैं। या मेथड्स ऑफ आर्क इंटरप्शन भी वर्ड यूज कर सकता है, क्या होगा, मेथड्स ऑफ आर्क एक्सटेंशन या आर्क इंटरप्शन भी यूज कर सकता है, ध्यान रखना। हाई रेजिस्टेंस स्विचिंग मेथड की अगर हम बात करें क्या होगा, ध्यान रखना। हाई रेजिस्टेंस स्विचिंग मेथड की अगर मैं बात करूं तो हाई रेजिस्टेंस स्विचिंग मेथड क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस स्विचिंग मेथड में हम क्या काम करेंगे, ध्यान रखना, इसके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे। अब रेजिस्टेंस कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, पहला तो आप मुझे बताएंगे ये जो मेथड है हमारे पास में ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, एसी के लिए, डीसी के लिए, दोनों के लिए। हाई रेजिस्टेंस स्विचिंग मेथड जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, एसी, डीसी या दोनों के लिए, कहाँ के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये जो मेथड है ये हमारा एप्लीकेबल होता है किसके लिए, ध्यान रखना, बोथ के लिए ना, एप्लीकेबल फॉर बोथ एसी एंड डीसी। तो यहां पर लिख देना एप्लीकेबल फॉर बोथ, एप्लीकेबल फॉर बोथ एसी एंड डीसी, एसी एंड डीसी। बट मोस्टली अपन इसको डीसी में यूज करते हैं ना, मोस्टली यूज्ड इन डीसी, बट मोस्टली यूज्ड इन डीसी, बट मोस्टली यूज्ड इन डीसी, मोस्टली यूज्ड इन डीसी, मोस्टली यूज्ड इन डीसी। इसको अपन कहाँ यूज करते हैं, ध्यान रखना, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में जरूर हम इसको यूज करते हैं, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में हम इसको जरूर यूज करते हैं हाई रेजिस्टेंस स्विचिंग मेथड को ना। तो यहां पर लिख देना, बट यहां पर लिख देना एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, इन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर दिस मेथड, दिस मेथड इज यूज्ड, दिस मेथड इज यूज्ड। नेक्स्ट, यहां पर हाई रेजिस्टेंस स्विचिंग मेथड में हम क्या करते हैं, तो यहां पर लिख देना हाई रेजिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड, हाई रेजिस्टेंस, यहां पॉइंट लिखना, हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड, हाई रेजिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड, हाई रेजिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड between the electrodes, between the electrodes, between the electrodes by, पहला होगा हमारे पास में लेंथनिंग ऑफ आर्क, लेंथनिंग ऑफ आर्क, लेंथनिंग ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ को बढ़ाकर हम ये कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास में क्या होगा, लेंथनिंग ऑफ आर्क, और नेक्स्ट क्या होगा, बाय, बाय रिड्यूसिंग, बाय रिड्यूसिंग क्रॉस, बाय रिड्यूसिंग कॉन्टेक्ट एरिया, कॉन्टेक्ट एरिया को रिड्यूस करके भी हम ये कर सकते हैं। और थर्ड क्या होगा, बाय यूजिंग आर्क स्प्लिटर, बाय यूजिंग आर्क स्प्लिटर, बाय यूजिंग आर्क स्प्लिटर। आर्क स्प्लिटर यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम जो है ये काम कर सकते हैं। अब देखो कैसे क्या होगा समझना,
ये हमारा क्या होता है, सर्किट ब्रेकर में दो कॉन्टेक्ट होते हैं, एक फिक्स्ड और एक मूविंग कॉन्टेक्ट होता है। मानकर चलिए ये वाला जो कॉन्टेक्ट है ये हमारे पास है मूविंग कॉन्टेक्ट है, तो इनिशियली तो ये टच में रहेगा, जैसे ही फॉल्ट आएगा तो ये दूर हो जाएगा। जब ये दूर होगा तो क्या होगा, इनके बीच में क्या होगी, आर्क हमारे पास में प्रोड्यूस होगी। अब उस आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ाना है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा तो करंट कम हो जाएगा, तो आर्क जो हमारे पास में क्या होगा, उसकी तीव्रता यानी कि एक्सटेंशन एक्सटिंगाइज होगी, धीरे धीरे आर्क कम होने लगेगी। तो यहां पर क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ बढ़ा देंगे। तो लेंथ बढ़ाने से होगा क्या, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। लेंथ बढ़ाकर रेजिस्टेंस बढ़ाकर आप आर को कम कर सकते हो, या फिर एरिया को कम करके रेजिस्टेंस को बढ़ाकर भी आप क्या कर सकते हो, तो आप आर को कम कर सकते हो, या आर को स्प्लिट करके, है ना, आर को स्प्लिट करके भी क्या कर सकते हो, आप इसको रिड्यूस कर सकते हो ना। क्या बोल रहे हो, लेंथनिंग ऑफ आर्क होगा, मैंने क्या लिखा है, आर्क, चलिए लेंथनिंग ऑफ आर्क की बात कर रहा हूं ना, लेंथनिंग ऑफ आर्क हमारे पास में रहेगा, बाकी ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास में तीन मेथड होंगे आर्क स्प्लिटर को यूज करके। नेक्स्ट होगा सेकंड मेथड, जो होगा वो हमारे पास में रहेगा जीरो करंट इंटरप्शन मेथड। क्या होता है, जीरो करंट इंटरप्शन मेथड, जीरो करंट इंटरप्शन मेथड, जीरो करंट इंटरप्शन मेथड, इसी को हम लो रेजिस्टेंस स्विचिंग मेथड भी हम इसको बोलते हैं, जीरो करंट इंटरप्शन मेथड। तो जीरो करंट इंटरप्शन मेथड में क्या होगा, ध्यान रखिएगा, जीरो करंट इंटरप्शन मेथड में क्या होगा, जीरो करंट इंटरप्शन मेथड में क्या होगा, तो हम क्या है, इसको अपन कहा यूज करते हैं, यूज्ड ओनली इन एसी, यूज्ड ओनली इन एसी। हम एसी में यूज करते हैं जब हमारे पास में क्या होता है, ये हमारी जो सप्लाई है, ये जो सप्लाई हम देते हैं ना, एसी सप्लाई, ये जो एसी सप्लाई हम दे रहे हैं, आप सभी ये बताएंगे, ये जो एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई में ये पॉइंट हमारे पास में क्या होता है, ये पॉइंट होगा हमारे पास में पाई, ये पॉइंट होगा पाई, और ये पॉइंट होगा हमारे पास में 2 पाई। तो एसी सप्लाई के अंदर आप मुझे बताएंगे कि ये जो हमारे पास में टोटल 1 मिनट के अंदर बात कर लेते हैं ना, 1 मिनट में, या फिर 1 मिनट नहीं, 1 सेकेंड में ना, 1 सेकेंड में कितनी बार आपका ये करंट जीरो होता है। देखो, यहां से करंट स्टार्ट हुआ, यहां जीरो हो गया, फिर यहां जीरो हो गया, फिर आगे रिपीटेशन चलता रहेगा। तो हाउ मेनी टाइम्स करंट बिकम्स जीरो इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में टोटल मिला के 100 टाइम्स करंट जीरो होता है, करेक्ट। क्या आपको पता है कि यहां पर एसी सप्लाई जो आती है वो 1 सेकेंड में 100 बार करंट जीरो होता है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है फर्स्ट जीरो करंट इंटरप्शन, फर्स्ट मतलब क्या है, ये हमारे पास जो पहला जीरो होगा ना, जैसे ही करंट जीरो आएगा और ये सर्किट ब्रेकर के जो कांटेक्ट है ना, उनके बीच में क्या होगा, इस इंस्टेंट पर, इस इंस्टेंट पर, इस पॉइंट पर करंट जीरो हो जाएगा। इनके बीच में कोई करंट नहीं, जिस इंस्टेंट पर ये करंट जीरो होगा उस इंस्टेंट पर हम इनको अलग कर देंगे। जैसे ये अलग होंगे तो यहां पर क्या होगा, जैसे अलग होगा और इनके बीच में कूलिंग मीडियम हम सर्कुलेट करवा देंगे, SF6 हो जाएगा, वैक्यूम आ जाएगा, या फिर हमारे पास में ऑयल आ जाएगा। तो इनके बीच में कूलिंग मीडियम आ जाएगा, तो कूलिंग मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो वो आर्क को प्रोड्यूस नहीं होने देगी, आर्क को एक्सटिंगाइज कर देगी। तो ये मेथड अपन यूज करते हैं किसके अंदर, जीरो करंट इंटरप्शन में कुछ नहीं होता है, हम क्या करते हैं, फर्स्ट जीरो पर आर्क को इंटरप्ट करते हैं, इसलिए इसको अपन बोलते हैं जीरो करंट इंटरप्शन मेथड। क्लियर, याद रहेगा, जल्दी से बताओ। अरे जीरो करंट इंटरप्शन मेथड क्या होता है, याद रहेगा। जीरो करंट इंटरप्शन मेथड में क्या होगा, हमारे पास में फर्स्ट जीरो पर हम क्या करेंगे, जहां पर हमारा पहला जीरो आ रहा होगा वहां पर हम आर्क को इंटरप्ट करेंगे, और हमारे पास में क्या होगा, आर्क को एक्सटिंगाइज कर देंगे इसी पॉइंट पर, है ना। बट यहां पर अगर आपने जीरो पर करंट इंटरप्ट नहीं किया, अगर यहां कहीं पर भी आपने करंट इंटरप्ट कर दिया, तो इस इंस्टेंट पर आर्क को इंटरप्ट करोगे तो आर्क यहां पर क्या होगा, इंटरप्ट नहीं होगी, बार बार आर्क प्रोड्यूस होती रहेगी यहां पर। तो उसको अपन बोलते हैं करंट चॉपिंग फिनोमिनन। क्या बोलते हैं अपन इसको, करंट चॉपिंग फिनोमिनन हम बोलते हैं। करंट चॉपिंग का मतलब क्या होगा, ध्यान रखना, अगर आप जीरो करंट पर आर्क को इंटरप्ट नहीं करते हैं, किसी अदर पॉइंट पर आर्क को इंटरप्ट करते हैं, तो फिर से आर्क के प्रोड्यूस होने की चांसेस है। और जब बार बार आर्क प्रोड्यूस हो जाती है तो उसको अपन बोलते हैं करंट चॉपिंग फिनोमिनन। तो ये करंट चॉपिंग की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में होती है। किस में होती है, ध्यान रखना, करंट चॉपिंग की जो प्रॉब्लम है वो मेनली कहां पर होगी, ध्यान रखना,
यहां लिख देना करंट चॉपिंग प्रॉब्लम, करंट चॉपिंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज हाईएस्ट, करंट चॉपिंग प्रॉब्लम इज हाईएस्ट इन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। कहां पर? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसलिए मैंने बोला कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में हम ये जीरो करंट नहीं यूज करके हम हाई रेजिस्टेंस स्विचिंग यूज करते हैं, क्योंकि उसमें करंट चॉपिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। क्लियर? अरे क्लियर है ये पॉइंट? जल्दी से बताओ, ये पॉइंट क्लियर है? तो ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट आपको कहां से किस में याद करने, ध्यान रखना, सर्किट ब्रेकर के अंदर ये सारे ही पॉइंट आपके पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो आपको एग्जाम में एग्जामिनर पूछेगा। इसके बाद में अगर हम बात करें, नेक्स्ट होगा हमारे पास में फ्यूज। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास में? फ्यूज। चलिए, अगर मैं फ्यूज की अगर मैं बात करूं, फ्यूज की अगर मैं बात करूं, फ्यूज की अगर हम बात करें, तो फ्यूज हमारे पास में क्या होगा, ध्यान रखना, फ्यूज हमारे पास में क्या होगा? तो फ्यूज क्या है? फ्यूज क्या है हमारे पास में, ध्यान रखना, फ्यूज भी एक करंट इंटरप्टिंग डिवाइस है। फ्यूज क्या है हमारे पास में? एक करंट इंटरप्टिंग डिवाइस है, जो क्या काम करती है? शॉर्ट सर्किट करंट को हमारे पास में प्रोटेक्शन का काम करती है। तो ये भी करंट इंटरप्टिंग डिवाइस होती है। बट हाँ, सर्किट ब्रेकर में और इसमें क्या डिफरेंस होता है? सर्किट ब्रेकर में हम क्या करते हैं, वो हाई पावर में यूज किया जाता है, इसको अपन लो पावर सर्किट में अपन यूज करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्यूज भी हमारे पास में क्या होती है? करंट इंटरप्टिंग डिवाइस हमारे पास में होती है, करंट इंटरप्टिंग डिवाइस। अच्छा ये बताएंगे एक बार आप मुझे, आप सभी लोग मॉक लगा रहे होंगे, मॉक लगा रहे होंगे, तो पहले आप मॉक लगा रहे होंगे, एक तो अभी इस क्रैश कोर्स से पहले, और अभी जस्ट आफ्टर क्रैश कोर्स अभी आप मॉक हुक लगा रहे होंगे। थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट मिला है आपको मार्क्स के अंदर? मार्क्स में जितने मॉक टेस्ट में जो मार्क्स आ रहे थे उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है? क्योंकि इंप्रूवमेंट जरूर मिलना चाहिए बस, अगर हम पढ़ रहे हैं तो। कितना इंप्रूवमेंट मिला है, पहले कितने मार्क्स आपके आ रहे थे, और इस क्रैश कोर्स में, क्योंकि देखो 3 मेजर सब्जेक्ट हमने कर लिए हैं, लगभग 70 मार्क्स का हमने कर लिया है एक बार रिवीजन, तो लगभग 70 मार्क्स जा ही चुके हैं। तो कितना इंप्रूवमेंट हुआ है? मॉक नहीं तो सब्जेक्टिव टेस्ट लगाए होंगे आपने, 20% तक का इंप्रूवमेंट हुआ है। चलिए वेरी गुड, एक आध बार और रिवीजन कर लीजिएगा इन चीजों को। 117 आ रहे थे, अभी 130 तक पहुंचे हो। चले प्रवीण, वेरी गुड, इसको थोड़ा और आगे तक बढ़ाइए इसको। 140, 145, 150 के अराउंड तक इसको आपको लास्ट तक पहुंचाना है, अभी टाइम है आपके पास में, तो 150 तक पहुंचाइए इसको। स्पीड नहीं बढ़ रही है, स्पीड बढ़ेगी, देखो एक्यूरेसी आपके पास में कम होगी, मेन चीज वही है। धीरे धीरे बढ़ेगी स्पीड को, है ना, धीरे धीरे बढ़ाइए, एकदम से मत बढ़ाइए। 110 आ रहा था, अभी 115 आ रहा है, 120 प्लस आ रहा है। ठीक है, सही है, इंप्रूवमेंट है। अभी तभी हमारे पास टाइम है, तो ये 140 150 तक आप पहुंचा दीजिए इसको, इंप्रूव करते करते, तो डेफिनेटली जो है वो आप काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे ना। चलिए, तो करंट इंटरप्टिंग डिवाइस हमारे पास में होती है, जो फ्यूज है वो हमारे पास में क्या होता है? करंट इंटरप्टिंग डिवाइस होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज मटेरियल क्या होती है, जल्दी से बताओ, आपसे पूछेगा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज मटेरियल। फ्यूज मटेरियल की प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या होनी चाहिए? प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज मटेरियल हमारे पास में क्या होनी चाहिए? तो यहां पर पहला जो है मेल्टिंग पॉइंट, आप मुझे बताएंगे क्या होना चाहिए, लो या हाई? मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास में क्या होना चाहिए? तो मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, करेक्ट, लो मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास में होना चाहिए। कंडक्टिविटी हमारे पास में क्या होनी चाहिए, जल्दी से बताओ, कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए? रजिस्टिविटी मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही अपन रजिस्टिविटी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चलिए, तो कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, कंडक्टिविटी हाई है तो रजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए? लो हमारे पास में होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट हमारे पास में क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस हमारे पास में क्या होगा, ध्यान रखना, अगर इन जनरल पूछे तो रेजिस्टेंस लो होना चाहिए।
अगर इन जनरल पूछे तो रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, बट इन कंपैरिजन विद लाइन कंडक्टर पूछे तो हाई होना चाहिए ना। रेजिस्टेंस इन जनरली पूछे लो होगा, बट इन कंपैरिजन विद लाइन कंडक्टर हाई होगा हमारे पास में। यहां पर क्या होगा, बट इन कंपैरिजन विद लाइन कंडक्टर, इन कंपैरिजन विद लाइन कंडक्टर हाई होगा हमारे पास में। लाइन कंडक्टर इज हाई होगा हमारे पास में। लाइन कंडक्टर के कंपैरिजन में हमारे पास में हाई रहना चाहिए। पैसा हमारे पास में क्या लगना चाहिए, लो कॉस्ट लगना चाहिए। फिफ्थ लिख दो, लो कॉस्ट हमारे पास में पैसा थोड़ा सा कम लगना चाहिए, हम ज्यादा पैसा नहीं दे सकते। चलिए, तो ये हमारे पास में क्या होगा, फ्यूज वायर की प्रॉपर्टीज हमारे पास में रहेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर कुछ डेफिनेशन से, सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन, सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन, सम इंपोर्टेंट डेफिनेशंस। चलिए, कुछ अगर हम डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो कुछ डेफिनेशन के बारे में हम देख लेते हैं। कुछ डेफिनेशंस में क्या क्या होगी हमारे पास में, एक होता है करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। चलिए, तो अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहां पर आप पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर डेफिनेशन, इंपोर्टेंट डेफिनेशंस के अंदर हमारे पास पहली होगी करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज। करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज क्या होता है, जल्दी से बताओ। करंट रेटिंग, फ्यूज की करंट रेटिंग क्या होती है? तो पहले ध्यान रखना, फ्यूज की रेटिंग किस में दी जाती है, एम्पियर में दी जाती है, क्योंकि करंट रेटिंग की हम बात करते हैं यहाँ पर। करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज क्या होती है हमारे पास में? हाँ नहीं, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट जो होता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट किसके थ्रू डिसाइड किया जाता है? बाय, डिसाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर। जो डिजाइनर जो हमारे पास में देगा, वो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट गिवन बाय डिजाइनर। डिजाइनर जो होगा वही उसकी क्या होगी बताओ, करंट रेटिंग हमारे पास में रहेगी। करंट रेटिंग हमेशा कौन डिसाइड करेगा, हम डिसाइड नहीं करेंगे, जो मैन्युफैक्चरर होगा वो डिसाइड करेगा हमारे पास में, वो कहलाएगी करंट रेटिंग हमारे पास में होगी, है ना। हम्म, तो करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज किसमें दी जाती है, ध्यान रखना, वो दी जाती है हमारे पास में, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट होती है हमारे पास में। ये क्या होती है, ध्यान रखना, आरएमएस वैल्यू ऑफ, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, करंट गिवन बाय डिजाइनर, गिवन बाय डिजाइनर आप बोल सकते हो। जो डिजाइनर होगा, जो हमारे पास में आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट डिसाइड करेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, वो हमारे पास में होगी करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज। लेकिन फ्यूजिंग करंट क्या होता है, जल्दी से बताओ, फ्यूजिंग करंट क्या होता है? फ्यूजिंग करंट क्या होता है? फ्यूजिंग करंट वो करंट होता है जहां पर हमारा क्या होता है, जल्दी से बताओ। इट इज द मिनिमम करंट एट विच क्या होगा हमारे पास में, फ्यूज वायर जो है क्या होता है, मेल्ट हो जाता है ना। आप करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज को आप ये भी बोल सकते हो, मैक्सिमम करंट वो करंट होगा जिस जहां तक अब हमारा फ्यूज वायर मेल्ट नहीं होगा, वो उसकी रेटिंग कहलाएगी, है ना। वैसा भी डेफिनेशन बोल सकते हो। लेकिन जो फ्यूजिंग करंट होता है वो हमारे पास में मिनिमम करंट वो करंट होता है जहां पर हमारे पास में फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है, उसी को अपन बोलते हैं फ्यूजिंग करंट। और फ्यूजिंग करंट और करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज का जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं फ्यूजिंग फैक्टर। तो इसी तरह की अपन बहुत सारे डेफिनेशन की कल हम बात करेंगे। तो कल आपका स्टार्टिंग में आधे घंटे में ये फ्यूज वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। आफ्टर देन वी विल स्टार्ट रिले। तो कल रिले आपका स्टार्ट हो जाएगा, परसों रिले वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, रिले, फिर उसके बाद में एक क्लास फोल्ट की और रहेगी, है ना। तो दो क्लासें और होगी आपकी इसके बाद में, दो क्लास के अंदर मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए ना। ठीक है, चलिए, तो आज अपन यहीं स्टॉप करते हैं, इसके आगे मिलेंगे कल सेम टाइम पर। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच।